आप सभी का स्वागत है द पावर ऑफ हैबिट ऑडियो बुक के अगले भाग में। आज हम इस किताब के तीसरे अध्याय को कवर करेंगे, जिसमें हम और गहराई से समझेंगे कि आदतें कैसे काम करती हैं और हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करती हैं। अगर आपने पहले के भाग नहीं सुने हैं, तो मैं आपको सलाह दूंगा कि पहले उन्हें जरूर सुने, ताकि आपको इस हिस्से को बेहतर तरीके से समझने में मदद मिले। और हाँ, न हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको ऐसे ही और ऑडियो बुक्स मिलती रहें। बेहतर अनुभव के लिए अपने हेडफोन्स का इस्तेमाल करें। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। अब एल्कोहल एनोनिमस लोगों को अपनी योजना पर और खुद पर विश्वास करने का प्रशिक्षण देता है। यहाँ लोगों को यह प्रशिक्षण दिया जाता है कि जब तक सब कुछ असल में ठीक ना हो जाए, तब तक यह विश्वास रखें कि आज नहीं तो कल सब ठीक हो जाएगा। एल्कोहल रिसर्च ग्रुप के वरिष्ठ वैज्ञानिक लियन कैस्कुट्स कहते हैं, एक समय ऐसा आता है जब एल्कोहल एनोनिमस की मीटिंग्स में जाने वाला इंसान अपने चारों ओर बैठे लोगों को देखकर सोचता है कि अगर ये सारे लोग शराब छोड़ सकते हैं तो भला मैं क्यों नहीं छोड़ सकता। लोगों के समूह में बैठकर अपने अनुभव बांटने की प्रक्रिया में अनोखी शक्ति होती है। अकेला इंसान विपरीत परिस्थितियों में खुद पर विश्वास रखने में नाकाम हो सकता है, पर जब वह एक समूह का हिस्सा होता है तो विश्वास रखना आसान हो जाता है। एक समूह मिलकर किसी भी अकेले इंसान की गलत धारणाओं और मान्यताओं को समाप्त कर सकता है। समूह से विश्वास पैदा होता है। उस दिन एल्कोहल एनोनिमस की मीटिंग समाप्त होने के बाद जब जॉन वहां से निकल रहा था, तो मैंने उससे पूछा, तुम पहले भी एल्कोहल एनोनिमस के सदस्य रह चुके हो, पर फिर भी तुमने दोबारा शराब पीना शुरू कर दिया था, लेकिन दूसरी बार यहाँ लौटने पर ऐसा क्या हुआ जो तुम अपनी लत पर काबू पाने में सफल हो गए? इस सवाल के जवाब में उसने मुझे बताया, ट्रक से टकराने वाली उस दुर्घटना के बाद मैं दोबारा यहाँ मीटिंग्स में आने लगा। एक दिन मीटिंग समाप्त होने के बाद कुर्सियां समेट कर रखने के लिए उन्हें कुछ लोगों की मदद की जरूरत पड़ी। मैंने मदद करने के लिए हाथ उठाया। ये कोई बड़ा काम नहीं था और केवल 5 मिनट में ही सारी कुर्सियां समेट कर एक कोने में रख दी गई। लेकिन उन 5 मिनटों में मैं सिर्फ अपने बारे में नहीं सोच रहा था, बल्कि कुछ ऐसा कर रहा था जो दूसरों के लिए महत्वपूर्ण था। मुझे एक किस्म की खुशी मिली। मुझे लगता है कि यह भावना ही मुझे एक नए रास्ते पर ले आई। पहली बार मीटिंग में आते समय मैं इसके लिए पूरी तरह तैयार नहीं था, लेकिन मीटिंग में शामिल होने के बाद जब मैं घर लौटा तो मैं विश्वास करने के लिए तैयार था। 5 दंगी को बुकॉनियर्स के कोच के पद से बर्खास्त हुए 1 सप्ताह हो चुका था। एक दिन उन्हें अपने फोन की आंसरिंग मशीन पर करीब 15 मिनट लंबा एक मैसेज मिला। यह मैसेज इंडियानापोलिस कोल्ट्स टीम के मालिक का था। उनकी टीम के पास पेयटन मैनिंग नामक खिलाड़ी था जो एनएफएल का सर्वश्रेष्ठ क्वार्टरबैक माना जाता था। इसके बावजूद उस वर्ष कोल्ट्स टीम का प्रदर्शन बहुत ही खराब रहा था। टीम के मालिक ने डंगी से कहा कि वह बार बार हार का सामना करके थक चुका है और अब उसे डंगी की मदद चाहिए। डंगी इंडियानापोलिस पहुंच गए और कोल्ट्स टीम के प्रधान कोच का पद संभाल लिया। डंगी ने वहां जाकर भी उसी मूलभूत योजना को लागू किया। उन्होंने कोल्ट्स टीम के खिलाड़ियों को उनके पुराने इशारों की मदद से नई क्रियाओं को आदत बनाने के लिए प्रशिक्षित किया। इसके बाद पहले खेल सत्र में कोल्ट्स ने 10 से 6 से जीत हासिल की और टीम को प्लेऑफ के लिए चुना गया। इसके अगले सत्र में वे 12-4 से जीते, लेकिन केवल एक खेल के कारण सुपर बॉल में प्रवेश नहीं पा सके। डंगी एक बार फिर प्रसिद्ध होने लगे। देश भर के अखबारों और टीवी चैनलों में उनके चर्चे होने लगे। डंगी की प्रसिद्धि का आलम यह था कि देश के कोने कोने से लोग उसी चर्च में प्रार्थना के लिए आने लगे जिसमें डंगी प्रार्थना करते थे। डंगी के बेटे भी कोल्ट्स के लॉकर रूम और मैदान के किनारे अक्सर नजर आते रहते थे। वर्ष 2005 में डंगी के बड़े बेटे जेमी ने लोरिडा के एक कॉलेज में दाखिला लिया। हालांकि डंगी को सफलता तो मिल रही थी, लेकिन पुरानी समस्या कायम थी। कोल्ट्स टीम ने पूरे खेल सत्र में अनुशासन बरकरार रखा और अच्छा खेल दिखाया, पर प्लेऑफ का समय आते ही उन पर तनाव हावी हो गया और वे डंगी द्वारा सिखाई आदतों को अचानक भूल गए। डंगी के अनुसार पेशेवर फुटबॉल में सफल होने के लिए सबसे जरूरी चीज है विश्वास। कोल्ट्स टीम विश्वास बनाकर रखना तो चाहती थी, पर जब भी तनाव बढ़ता था तो इसके खिलाड़ी वापस अपनी पुरानी आदतों की ओर मुड़ जाते थे।
कोल्ट्स ने वर्ष 2005 के नियमित खेल सत्र के 12 मैचों में जीत हासिल की और 2 मैचों में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। कोल्ट्स के इतिहास में यह उनका सबसे अच्छा साल रहा। फिर एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी। क्रिसमस के 3 दिन पहले देर रात टोनी डंगी के घर का फोन बजा। उनकी पत्नी को लगा कि शायद टीम के किसी खिलाड़ी का फोन होगा, इसलिए उन्होंने फोन उठाकर डंगी के हाथ में पकड़ा दिया। पर फोन किसी खिलाड़ी का नहीं, बल्कि एक अस्पताल की नर्स का था। उस नर्स ने डंगी को बताया कि आपके बेटे जेमी को आज शाम अस्पताल लाया गया था। उसकी गर्दन पर गहरे निशान थे। जेमी की गर्लफ्रेंड को वह अपने अपार्टमेंट में बेल्ट के सहारे छत से लटका हुआ मिला। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे बचाने की सारी कोशिशें नाकाम रहीं और उसकी मृत्यु हो गई। डंगी का बेटा जेमी मर चुका था। क्रिसमस के दिन पादरी डंगी के घर आए। उन्होंने बताया कि तुम सबकी जिंदगी अब पहले जैसी कभी नहीं हो पाएगी, लेकिन फिलहाल तुम जो भी महसूस कर रहे हो वह समय के साथ गुजर जाएगा। इस घटना से डंगी और उनके परिवार को गहरा सदमा पहुंचा। अब डंगी को मानसिक रूप से इस स्थिति से निकलने के लिए कहीं और मन लगाने की जरूरत थी। उनकी पत्नी और टीम के खिलाड़ियों ने उन्हें काम पर लौटने के लिए प्रोत्साहित किया। बेटे के क्रियाकर्म के कुछ ही दिनों बाद डंगी एक बार फिर मैदान पर लौट आए। आगे चलकर उन्होंने अपनी किताब में लिखा, उन सबके प्यार और सहारे ने मुझे भाव विभोर कर दिया था। जब भी कठिन समय आया, एक टीम के तौर पर हम सब ने एक दूसरे को सहारा दिया। उस समय मुझे उन सब के सहारे की सबसे ज्यादा जरूरत थी। से बाहर उस वर्ष उनकी टीम पहले प्लेऑफ मैच में हार गई और उस खेल सत्र हो गई। उस दौर में टीम का हिस्सा रह चुके एक खिलाड़ी ने मुझे बताया कि डंगी को उस दुर्भाग्यपूर्ण घटना से गुजरते देखकर हम सबके अंदर कुछ बदल सा गया था। इस दुखदाई समय में हम सब किसी न किसी तरह अपने कोच की मदद करना चाहते थे। ये कहना गलत होगा कि एक जवान बेटे की मौत से फुटबॉल के खेल पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। हालांकि डंगी हमेशा कहते थे कि उनके लिए उनके परिवार से अधिक महत्वपूर्ण और कुछ नहीं है। पर कोल्ट्स के खिलाड़ी बताते हैं कि जेमी की मौत के बाद जब अगले खेल सत्र की तैयारी कर रहे थे, तो एक बड़ा बदलाव आया। फुटबॉल कैसे खेला जाए, अब इसे लेकर डंगी के पास एक अलग ही किस्म का दृष्टिकोण था। टीम ने खुद को पूरी तरह डंगी के हवाले कर दिया और आखिरकार खिलाड़ियों में विश्वास बढ़ गया। नाम न लिखे जाने की शर्त पर कुछ खिलाड़ी उस समय के बारे में बात करने को तैयार हो गए। उनमें से एक ने बताया कि उस समय खेल सत्र के दौरान मेरे दिमाग में अक्सर सैलरी और कॉन्ट्रैक्ट के विचार चलते रहते थे। पर जब कोच डंगी अपने बेटे का क्रियाकर्म करके मैदान पर लौटे, तो उनका दुख कम करने के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार था। मैंने खुद को पूरी तरह उनके हवाले कर दिया। एक अन्य खिलाड़ी ने बताया कि कुछ लोगों को दूसरों को गले लगाना पसंद होता है, पर मैं उन लोगों में से नहीं हूं। मैंने तो पिछले 10 सालों में कभी अपने बेटों तक को गले नहीं लगाया, लेकिन जब कोच डंगी लौट कर आए, तो मैं बहुत देर तक उन्हें गले से लगाए रहा। मैं बस उन्हें वो ये महसूस कराना चाहता था कि इस दुख की घड़ी में वे अकेले नहीं हैं, जब हम सब उनके साथ हैं। शेमी की मौत के बाद टीम के खेलने के तरीके में बदलाव आया। अब टीम के खिलाड़ी डंगी की योजना पर पूरी तरह भरोसा करने लगे। मैदान पर अभ्यास करने से लेकर सन 2006 का खेल सत्र शुरू होने तक टीम कोल्ट्स ने हर मैच बहुत ही ध्यान लगाकर और अनुशासित होकर खेला। एक अन्य खिलाड़ी ने कहा, फुटबॉल की अधिकतर टीमें असल में टीम की तरह नहीं होती। उनमें समूह भावना नहीं होती। वे बस एक दूसरे के साथ काम कर रहे होते हैं। लेकिन उस साल हम एक असली टीम बने, जो वाकई अद्भुत अनुभव था। कोच ने एक चिंगारी सी लगाई थी, पर वह सिर्फ उन्हीं तक सीमित नहीं थी। उनके वापस आने के बाद ऐसा लगा जैसे हम सब एक दूसरे पर विश्वास करने लगे हैं। ऐसा लग रहा था जैसे अब हम एक साथ खेलना सीख चुके हैं। कोल्ट्स टीम को अपनी जीतने की काबिलियत पर और डंगी की योजनाओं पर विश्वास तब हुआ जब एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी। पर ऐसा विश्वास कई बार बिना किसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बगैर भी पैदा हो सकता है। वर्ष 1994 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक शोध किया गया। इसमें ऐसे लोगों का अध्ययन किया गया था जो अपने जीवन को पूरी तरह से बदलने में सक्षम थे। शोधकर्ताओं ने पाया कि इनमें से कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने किसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बाद अपनी आदतों को पूरी तरह बदला और एक नए रूप में लोगों के सामने आए। आमतौर पर इनमें तलाक या कोई जानलेवा बीमारी होने जैसी घटनाएं शामिल थीं।
कुछ लोगों ने अपने किसी करीबी दोस्त या रिश्तेदार को किसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना से गुजरते देखकर यह बदलाव किया था, जैसे कोल्ट्स के खिलाड़ियों ने डंगी को देखकर खुद को बदल लिया। हालांकि अनेकों लोग बगैर किसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना के ही अपने अंदर बड़े और बेहतर परिवर्तन लाने में कामयाब हुए हैं। ये लोग स्वयं को बदलने में इसलिए सफल हो सके क्योंकि वे ऐसे किसी न किसी समूह का हिस्सा थे जो स्वयं को बदलना आसान बना देता है। शोधकर्ता से बातचीत के दौरान एक महिला ने बताया कि उसकी जिंदगी तब बदली जब उसे एक मनोविज्ञान की कक्षा में जाने का मौका मिला। वहां उसे कुछ बेहतरीन लोग मिले। उस समूह का हिस्सा बनने के बाद उसके लिए खुद को बदलना बहुत आसान हो गया। एक महिला के अनुसार उस समूह ने सचमुच मेरे लिए संभावनाओं का दरवाजा खोल दिया। अब मैं पुरानी बातों को और नहीं सह सकती थी। अब मैं पूरी तरह बदल चुकी थी। एक अन्य इंसान ने बताया कि मैं बहुत ही शर्मीले स्वभाव का था, लेकिन मुझे ऐसे दोस्त मिले जिनके सामने भी मैं अपने अंदर सुधार लाने की कोशिश कर सकता था। वे मेरा आकलन करते थे, पर मुझे नीचा नहीं दिखाते थे। पहले जब मैं कहीं बाहर जाता था, तो आत्मविश्वास से भरा होने का नाटक करता था, पर अंदर से मुझे ऐसा लगता जैसे मेरे अंदर जरा भी आत्मविश्वास नहीं है। पर अपने दोस्तों के समूह के साथ अभ्यास कर अब मैं सचमुच आत्मविश्वास से भरपूर महसूस करता हूँ। अब मुझे नाटक नहीं करना पड़ता। जब लोग किसी ऐसे समूह का हिस्सा बन जाते हैं, जहाँ परिवर्तन संभव लगता है, तो उनके अंदर परिवर्तन की सच्ची आस पैदा हो जाती है। ये कोई जरूरी नहीं है कि खुद में मूलभूत परिवर्तन लाने वाले लोगों के जीवन में कोई न कोई जिंदगी बदलने वाली घटना घटी ही हो। कई बार समूह के माध्यम से इंसान के अंदर परिवर्तन लाने का विश्वास जगाया जा सकता है, और कई बार ऐसा भी हो सकता है कि यह समूह सिर्फ दो लोगों का एक जोड़ा हो। नौ एक महिला ने शोधकर्ताओं को बताया, मेरा जीवन शौचालय साफ करने के काम ने बदला। आप जानना चाहेंगे यह कैसे संभव हुआ? क्योंकि वह अपने इस काम के दौरान कई सप्ताहों तक अपने सहकर्मियों के साथ इस विषय पर चर्चा कर सकी कि उसे अपने पति को तलाक देना चाहिए या नहीं। इस अध्ययन से जुड़े एक मनोविज्ञानी टॉम हेथर्टन कहते हैं, परिवर्तन तब संभव होता है जब हम दूसरों की आंखों में उसकी झलक देख लेते हैं, क्योंकि तब हमें यह विश्वास हो जाता है कि परिवर्तन संभव है। हम ये नहीं जानते कि विश्वास कैसे काम करता है। ये कोई नहीं बता सकता कि उस महिला को मनोविज्ञान की कक्षा में मिले समूह ने अलग नजरिया कैसे दिया, या डंगी के बेटे की मौत के बाद कोल्ट्स की टीम अचानक एकजुट होकर कैसे खेलने लगी। अनेकों लोग अपने दोस्तों से अपने दुखी वैवाहिक जीवन के बारे में बातचीत करते हैं, लेकिन वे सब तलाक नहीं लेते। ऐसी कितनी ही टीमें होंगी जिन्होंने अपने कोच को किसी दुखदाई समय से गुजरते देखा होगा, पर हर टीम में बदलाव नहीं आता। लेकिन हम ये जानते हैं कि लोगों को इस बात पर विश्वास होना चाहिए कि परिवर्तन संभव है। तभी वे आदतों को परिवर्तित करने में सफल हो सकते हैं। एल्कोहल एनॉनमस जैसे समूह इंसान को यही विश्वास रखना सिखाते हैं। यहाँ लोग एक साथ इकट्ठा होकर एक दूसरे की सहायता करते हैं। यही वह प्रक्रिया है जिसने एल्कोहल एनॉनमस को इतना सफल संगठन बनाया है, क्योंकि समूह में रहने से विश्वास करना आसान हो जाता है। जेमी की मृत्यु के 10 महीनों बाद सन 2006 का फुटबॉल सत्र शुरू हुआ। इसमें कोस्ट्स का प्रदर्शन अद्वितीय रहा। उन्होंने 9 मैच जीतकर 12-4 के स्कोर के साथ इस सत्र का अंत किया। इसी सत्र में उन्होंने अपना पहला प्लेऑफ जीता और बॉल्टिमोर रेवेंस की टीम को हराकर डिवीजनल का खिताब भी जीता। अब वे कॉन्फ्रेंस चैंपियनशिप खेल रहे थे और उस सुपर बॉल से बस एक कदम दूर थे, जिसमें डंगी को 8 बार सिर्फ असफलता हाथ लगी थी। यह मैच 21 जनवरी 2007 को हुआ। विपक्षी टीम ने इससे पहले भी 2 बार कोल्ट्स को हराकर उनका सुपर बॉल में जगह बनाने का सपना नेस्तनाबूद किया था। ये टीम थी न्यू इंग्लैंड पेट्रियट्स। हालांकि कोल्ट्स ने खेल की शुरुआत दमदार ढंग से की, लेकिन पहला हाफ टाइम आते आते टीम के रूप में उनका प्रदर्शन फिर एक बार कमजोर पड़ने लगा। अधिकतर खिलाड़ी या तो गलती करने की चिंता से ग्रस्त थे, या सुपर बॉल में जाने को लेकर इतने उत्साही हो गए थे कि खेल पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहे थे। वे अपनी आदतों पर निर्भर न रहकर हर चीज से पहले सोच विचार करने लगे। गेंद को ठीक से न खेल पाने का नतीजा टर्नओवर के रूप में सामने आया। एक बार जब पेटन मैनिंग नामक खिलाड़ी ने गेंद को आगे पास किया,
तो विपक्षी टीम के खिलाड़ी ने उसे फौरन रोक लिया और गेंद को टच डाउन के लिए वापस ले आया। विपक्षी टीम का स्कोर बढ़ रहा था और वे 21 से 3 से आगे चल रहे थे। एनडीएफएल के आज तक के इतिहास में कोई भी टीम किसी मैच में इतना पीछे होने के बाद उलटफेर करने में सफल नहीं हुई थी। हर किसी को डंगी की टीम की एक और हार साफ नजर आ रही थी। तभी हाफ टाइम हुआ और लॉकर रूम में बैठे कोल्ट्स के खिलाड़ियों को डंगी ने एक जगह इकट्ठा होने का निर्देश दिया। उन्होंने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। इसके बावजूद स्टेडियम में बैठे दर्शकों का शोर अंदर तक सुनाई दे रहा था। कमरे में सारे खिलाड़ी चुपचाप बैठे थे। टंगी ने अपने खिलाड़ियों की ओर देखा। तुम सबको विश्वास रखना होगा, उन्होंने खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाते हुए कहा। हम सब 2003 में भी इस स्थिति का सामना कर चुके हैं, यहां तक कि विपक्षी टीम भी वही है। तब भी हम केवल 1 यार्ड के कारण जीत हासिल करने से चूक गए थे। केवल 1 यार्ड से, लेकिन इस बार नहीं। कमर कस लो, क्योंकि इस बार बाजी सिर्फ हमारी होगी। अब जीत का स्वाद चखने की बारी हमारी है। हाफ टाइम समाप्त होते ही कोल्ड्स टीम के सारे खिलाड़ी कमरे से बाहर आए और उन्होंने मैदान पर अपने जौहर दिखाने शुरू कर दिए। इस बार उन्होंने डंगी की सिखाई वही तकनीक अपनाई जो उन्हें इस ऊंचाई तक लेकर आई थी। वे फिर से अपनी आदतों पर निर्भर हो गए और इशारों पर ध्यान केंद्रित करके खेलने लगे। वे पूरी सावधानी के साथ एक बार फिर वही क्रियाएं करने लगे जिनका अभ्यास वे पिछले 5 वर्षों में कई बार कर चुके थे। ये क्रियाएं करना अब उनकी आदत बन चुका था। विपक्षी टीम के खिलाड़ी मैदान पर 14 प्ले और 66 यार्ड दूर ओपनिंग ड्राइव पर थे। उन्होंने टचडाउन स्कोर किया। इसके बाद एक बार फिर गेंद उनके पास आई और अगले 3 मिनटों में उन्होंने फिर से स्कोर किया। चौथा क्वार्टर समाप्त होते होते कोल्ट्स ने काफी पॉइंट्स स्कोर किए और अब वे विपक्षी टीम की बराबरी पर आ गए। अब खेल में केवल 3.49 मिनट बाकी थे। तभी पेट्रियट्स ने फिर स्कोर किया और अब डंगी की टीम 34-30 से पीछे हो गई। कोल्ड्स ने गेंद अपने कब्जे में ले ली और मैदान की दूसरी ओर जाने लगे। वे केवल 19 सेकंड में ही मैदान पार कर आखिरी छोर पर चले गए। अब मैच में पहली बार कोल्ट्स 38 से 34 से आगे थे। घड़ी में केवल 60 सेकंड बाकी थे। अगर डंगी की टीम ने पेट्रियट्स को टचडाउन स्कोर करने से रोक लिया तो कोल्ट्स इस मैच को जीत सकते थे। फुटबॉल में 60 सेकंड का समय एक जन्म के बराबर होता है। पेट्रियट्स के क्वार्टरबैक टॉम ब्रैडी ने इससे पहले अनेक मैचों में इससे भी कम समय में टचडाउन स्कोर किए थे। इसलिए खेल फिर से शुरू होने पर जब ब्रैडी ने तुरंत गेंद को अपने कब्जे में लेकर आधा मैदान पार कर लिया तो किसी को आश्चर्य नहीं हुआ। अब केवल 17 सेकंड बाकी थे और पेट्रियट्स टचडाउन के लिए बिल्कुल तैयार थे। एक बार फिर उनकी जीत निश्चित होती नजर आ रही थी और डंगी की टीम एक बार फिर पराजय की ओर बढ़ रही थी। ये मैच जीतकर पेट्रियट्स एक बार फिर कोल्ट्स का सुपर बॉल में जगह बनाने का सपना चकनाचूर करने वाले थे। जैसे ही पेट्रियट्स स्क्रीमेज लाइन पर पहुंचे, कोल्ट्स की डिफेंस लाइन के खिलाड़ियों ने अपना स्थान ले लिया। कोल्ट्स का कॉर्नरबैक मैलन जैक्सन लाइन से 10 यार्ड पीछे खड़ा था। उसने इशारों पर ध्यान केंद्रित किया और गौर किया कि पेट्रियट्स के लाइनमैन एक दूसरे से कितनी दूरी पर खड़े हैं और पीछे दौड़ने वाला खिलाड़ी कितना झुका है। इन दोनों इशारों से जैक्सन को पेट्रियट्स की अगली चाल का पता चल गया। पेट्रियट्स का क्वार्टरबैक टॉम ब्रैडी गेंद आगे देने के लिए पीछे की ओर झुका, लेकिन वह गेंद तक पहुंच पाता इससे पहले ही जैक्सन गए स्थान पर पहुंच चुका था। ब्रैडी ने अपना हाथ उठाया और गेंद फेंकी। उसने वह गेंद पेट्रियट्स के रिसीवर की ओर फेंकी। वह उससे 20 यार्ड दूर मैदान के बीच में खड़ा था और उसके आसपास विपक्षी टीम का एक भी खिलाड़ी नहीं था। अगर रिसीवर गेंद पकड़ लेता तो वह आसानी से आखिरी छोर तक पहुंच सकता था या टचडाउन भी स्कोर कर सकता था। गेंद हवा में उछली, लेकिन कोल्ट्स का क्वार्टरबैक जैक्सन इससे पहले ही इशारों के अनुसार अपनी आदत के तहत आगे बढ़ चुका था। रिसीवर के बाईं ओर से गुजरती हुई गेंद उस तक पहुंचने से एक क्षण पहले ही उसने वहां पहुंचकर गेंद अपने कब्जे में ले ली। वह आगे दौड़ा और मैदान पर फिसला। इस पूरे समय उसने गेंद को कसकर अपने सीने से लगाए रखा था। यह सब केवल आखिरी 5 सेकंड में हुआ था और इसके बाद मैच का समय समाप्त हो गया। डंगी की टीम मैच जीत चुकी थी। इसके 2 हफ्तों बाद वे सुपर बॉल भी जीत गए। कोल्ट्स आखिरकार चैंपियन कैसे बने इसका स्पष्टीकरण देने के लिए दर्जनों कारण बताए जा सकते हैं। जैसे उस वर्ष किस्मत उनके साथ थी,
या शायद उनका समय अच्छा चल रहा था वगैरह। लेकिन डंगी के खिलाड़ी बताते हैं कि उनके चैंपियन बनने का कारण था कि वे विश्वास करना सीख गए थे। इस विश्वास के कारण कठिन समय में भी डंगी के खिलाड़ी अपनी क्रियाओं और आदतों पर ही निर्भर बने रहे। मैच के बाद लोम्बार्डी ट्रॉफी पकड़े पेटन मैनिंग ने स्टेडियम में बैठे दर्शकों से कहा, हमारी जीत का श्रेय कोच डंगी को जाता है। ये ट्रॉफी उनके विश्वास का परिणाम है। डंगी अपनी पत्नी की ओर मुड़े, हमने कर दिखाया। आदतों में परिवर्तन कैसे आता है? दुर्भाग्यवश आदतों में परिवर्तन लाने का ऐसा कोई सीधा रास्ता नहीं है जो हर किसी के काम आ सके। ऐसा कोई तरीका नहीं है जिसे अपनाकर हर किसी को आदतें बदलने में सफलता हासिल हो सके। हम जानते हैं कि आदतों को जड़ से नहीं मिटाया जा सकता, बल्कि पुरानी आदतों के स्थान पर नई आदतें विकसित करनी पड़ती हैं। साथ ही हम ये भी जानते हैं कि आदत परिवर्तन का एक सुनहस नियम होता है जो आदतों में परिवर्तन लाना आसान बना देता है। ये सुनहरा नियम है, आदत के फंदे के इशारे और इनाम समान रखते हुए नई क्रियाओं का समावेश किया जाए। लेकिन सिर्फ इतना काफी नहीं है, इसके लिए विश्वास भी जरूरी है। आदत में परिवर्तन लाने के लिए लोगों के अंदर यह विश्वास होना जरूरी है कि उनकी आदतों में परिवर्तन संभव है। आमतौर पर इंसान के अंदर यह विश्वास किसी समूह की मदद से ही पैदा होता है। जैसे अगर आप धूम्रपान की आदत छोड़ना चाहते हैं, तो इसके लिए किसी ऐसी नई क्रिया का पता लगाना जरूरी है जिससे आपकी निकोटीन के सेवन की इच्छा तृप्त हो सके। इसके बाद एक सपोर्ट ग्रुप ढूंढें, यानी ऐसे लोगों का समूह जो पहले धूम्रपान करते थे पर अब इस लत से मुक्त हो चुके हैं। उनका समूह आपको यह विश्वास दिला सकता है कि आपके लिए निकोटीन से दूर रहना संभव है। जब भी आपको ऐसा लगे कि नई आदत विकसित करने की प्रक्रिया में आपके कदम लड़खड़ा रहे हैं, तो इस समूह की सहायता जरूर लें। इसी तरह अगर आप अपना वजन घटाना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपनी खान पान की आदतों पर बारीकी से गौर करें। जैसे आप हर रोज काम करते करते बीच में उठकर स्नैक्स खाने क्यों निकल पड़ते हैं। साथ ही कोई ऐसा इंसान ढूंढे जिससे आप कुछ देर तक गप्पे लड़ा सकते हैं, ताकि फिर आप ब्रेक के दौरान कैंटीन में जाकर कुछ खाने के बजाय उस इंसान के पास जाएं और उससे यूं ही कुछ देर बातचीत करें। अगर आप यह सब नहीं कर सकते, तो कोई ऐसा समूह ढूंढ सकते हैं जिसके सदस्यों का लक्ष्य भी वजन घटाना ही हो। अगर यह भी संभव नहीं है, तो कम से कम कोई ऐसा इंसान ढूंढें जो चिप्स या ऐसे ही अन्य स्नैक्स खाने के बजाय अपने बैग में फल वगैरह रखता हो। स्पष्ट है कि अगर आप अपनी आदतों में परिवर्तन लाना चाहते हैं, तो उसके विकल्प के रूप में आपको कोई क्रिया ढूंढनी होगी। अगर आप किसी समूह का हिस्सा बनकर ऐसा करेंगे, तो आपको सफलता जल्दी मिलेगी। आपके अंदर विश्वास होना भी अत्यंत महत्वपूर्ण है और समूह का हिस्सा बनने से विश्वास बढ़ता है। फिर चाहे वह समूह अनगिनत लोगों का हो या फिर सिर्फ दो लोगों का, हम जानते हैं कि परिवर्तन संभव है। शराबी व्यक्ति अपनी लत से छुटकारा पा सकता है। धूम्रपान की लत से ग्रस्त व्यक्ति इससे मुक्त भी हो सकता है। निरंतर पराजित होने वाले लोग चैंपियन भी बन सकते हैं। आप अपनी नाखून चबाने की आदत से लेकर काम के समय ऑफिस में स्नैक्स खाने तक की आदत से छुटकारा पा सकते हैं। अपने बच्चों पर चिल्लाने, रात भर जागने, छोटी छोटी बातों पर चिंतित रहने जैसी आदतों पर भी आसानी से काबू पाया जा सकता है। वैज्ञानिकों ने अपने शोधों में पाया है कि अगर आदतों को बदलने की दिशा में सही कदम उठाए जाए, तो सिर्फ एक इंसान ही नहीं बल्कि बड़ी से बड़ी कंपनियों, संगठनों और समूहों की आदतों में परिवर्तन लाया जा सकता है। अगले अध्याय में इसी के बारे में बताया गया है, द पावर ऑफ हैबिट। किताब को यहाँ तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये किताब आपको कैसी लगी, हमें ज़रूर बताएं और अगले भाग का इंतज़ार करना न भूलें, जो जल्द ही आपके लिए आ रहा है। अगर आपको ये किताब अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में ज़रूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।